अधूरा रह गया था क्योंकि यहाँ भी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और वहाँ भी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। तो आज मैं ये सेशन रिकॉर्ड करके आपके पास ला रही हूँ ताकि ये बिना किसी प्रॉब्लम के ठीक ठाक पूरा का पूरा आपके पास पहुंच जाए। सो वेलकमिंग डॉक्टर सुजन अगेन। एंड कितना क्लियर पिक्चर आ रहा है डॉक्टर का, कितना अच्छा लग रहा है। कल तो बहुत धुंधला था। ओके, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन हियर, the PPT that we were discussing yesterday. Doctor, you can continue. Okay. Just tell me when I Thank need to you. move ahead. Sure, sure. Thank you very much, Ginny. Yes, today everything looks more clearer. And if you can move this particular bar, little down, I can see the whole thing maybe. Okay. Okay, no. Can you see it? Keep the first. Yeah, I can see. We have gone on the second one. Let's start with the first. Okay, here. I'll go to the first. Okay, so welcome and namaskar to everyone, and it's so nice to be here, Guinea, with you. And the subject is so amazing. This is something which for I have evolved in helping people to restore their self healing system for last 30 years, and how I have discovered with some of my amazing colleagues and friends who are in the health field that integrated medical practice is one of the best thing which we can offer to ourselves. And I'm going to put it in a very different way, the amazing story of our self-healing system, and it is called circadian rhythm of cells. मतलब यानी इसको इंग्लिश में रखना है हिंदी में? हिंदी हिंदी। हिंदी, आप ओके। चाहो तो 2 लाइन इंग्लिश की बोल के आप उसे हिंदी में समझा सकते हो, लेकिन एक्चुअली दोनों चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती और बहुत सारे लोगों को इंग्लिश ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। तो अगर अच्छा, दो ठीक है। लाइनें इंग्लिश में समझा के आप हिंदी में बताओ तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इंग्लिश वालों के लिए मेरा पीपीटी तो इंग्लिश में लिखा है, तो मैं बाकी एग्जैक्टली हिंदी में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्केडियन रिदम ऑफ द सेल्स मतलब हमारी कोशिकाओं का चक्रित ताल। देखो, चक्रित मतलब हर चीज यूनिवर्स में, हर चीज चक्र में और तिकोने में होता है। और ये दोनों जो फिगर्स होते हैं वो सस्टेनेबल मतलब स्थायी फिगर्स होते हैं यूनिवर्स के, और उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे कैसा पड़ता है, इसको यदि हम लोग समझ लें तो आप अपने हेल्थ को अपने हाथ में रख सकते हो। तो आज मेरा सब्जेक्ट है सर्केडियन रिदम ऑफ द सेल्स, कोशिकाओं की चक्रित ताल। किस लिए? टू रिस्टोर सेल्फ हीलिंग सिस्टम। हमारे कोशिकाओं में एक स्व उपचार की मतलब पद्धति होती है या सिस्टम होता है, उसको बनाए रखने, उसको रिस्टोर करने के लिए, मतलब पुनर्जागृत करने के लिए। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो मटेरियल या फिर जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं उनका क्या क्या रोल होता है। तो इसमें हमने लिखा है द रोल ऑफ ClO2 एंड DMSO ऑल्सो। ठीक है ना? सो द साइंस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, लव एंड डिस्प्यूट। सो आपने देखा यहाँ पर डिजीज एंड डिस्प्यूट, हेल्थ एंड लव, ये दो एक दूसरे के मतलब विरोधाभासी है, और ये बहुत जरूरी है हमारे नेचर में। क्योंकि जो डिस्प्यूट, डिसीज मतलब बीमारियां, डिस्प्यूट मतलब लड़ाइयां। बीमारियां और लड़ाइयां जो हैं वह शैतानी तंत्र के षड्यंत्र को जीवित रखने के लिए दर्द मतलब पेन उत्पन्न करने वाला तंत्र है। और हम लोग सनातनी हैं, हम ईश्वर के द्वारा बनाए गए सनातनी हैं। तो हमारा जो हमें भूख किस चीज की होती है? हमें भूख होती है मोहब्बत की, आनंद की और अध्यात्म की। तो इसमें जो स्वास्थ्य और मोहब्बत, ये चीज का जो चर्चा होगी वो हमारे सनातनी की होगी। तो देखिए, ये हमारे शरीर की जो चंगाई है या सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, इसमें ना केवल कहते हैं एक फिजियोलॉजी और केमिस्ट्री का लेकिनो तालमेल है, बट इसमें हमारे इमोशंस और आत्मिक मतलब स्पिरिचुअल, ये दोनों का भी तालमेल होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। सो हम क्या करेंगे?
कि नहीं, आप नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझने के लिए अपनी परिभाषा ठीक करेंगे, ठीक है ना। आपको जिंदगी में कोई भी जो भी चीज अचीव करनी है, प्राप्त करनी है, उसके लिए सबसे पहले परिभाषा ठीक करनी होती है। परिभाषा मतलब उसके अंदर जो शब्दों को डाला गया है उसको ऐसे डालो कि आपको वह डेस्टिनेशन, मतलब आपका जो जहां पर आपको पहुंचना है, मंजिल, वो मंजिल, आपकी मंजिल, आपकी दिशा और आपकी राह, ये तीनों मिल जाए। तो चलिए मैं आपको स्वास्थ्य और डिसीज, ये दोनों का डेफिनेशन, परिभाषा बताती हूँ। ये थोड़ी सी अलग है अपने WHO की परिभाषा में। जब WHO की परिभाषा में 2-3 शब्द जरा मिस हो गया है, अब हम देखते हैं कौन सी चीजें हैं। हेल्थ इज एन इंडिकेटर ऑफ आवर बिहेवियर टुवर्ड्स आवर एनवायरमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ सेल्फ हीलिंग सिस्टम ऑफ आवर सेल्स। इसको मैं हिंदी में कह रही हूँ। स्वास्थ्य जो है एक संकेत है, सिर्फ संकेत है। किस चीज का? हमारे स्वभाव का। किसके साथ? हमारे पर्यावरण के साथ। और रिस्टोरेशन मतलब पुनर्जीवित करने के लिए, क्या पुनर्जीवित करना है? हमारे कोशिकाओं के स्व उपचार की क्षमता को। मतलब इससे 3 कीवर्ड्स हैं, देखिए। एक है बिहेवियर, स्वभाव, दूसरा है पर्यावरण, और तीसरा है स्व उपचार की क्षमता। ये 3 चीजें इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, ये आपके पर प्रभाव डालने वाली हैं। और हेल्थ क्या है? सिर्फ एक संकेत है। यदि हमारा शरीर बीमार पड़ा तो वो कुछ संकेत दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गया पर्यावरण में भाई, हाँ, इनका स्वभाव से कुछ गड़बड़ हो गई। तो इसी वजह से मैंने इस्तेमाल कर और फेंक वाले बिहेवियर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। और मुझे पता चला कि जब आप उस एक बिहेवियर को हैंडल कर लेते हो, जितने भी सोशल क्रेडिट सिस्टम करना है ना उसको किसके लिए करना है? यूज एंड थ्रो बिहेवियर को चेंज करने के लिए, कर्व करने के लिए। मतलब इस्तेमाल कर फेंक वाला जो स्वभाव है, उसको यदि हम लोग खत्म करने के लिए सोशल क्रेडिट सिस्टम को यूज करेंगे तो उससे बड़ा फायदा और कहीं नहीं हो सकता है। परंतु हमारे षड्यंत्रकारी सोशल क्रेडिट सिस्टम को यूज करके हमारे धन और हमारे मन का कंट्रोल करने के लिए चले हैं। चलिए वो तो बात कुछ और है, हम चलते हैं आगे। फिर डिसीज क्या है? कॉज ऑफ एवरी डिजीज इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। हर एक बीमारी का एक ही कारण है, वो है ऑक्सीजन की कमी। हम भरपूर ऑक्सीजन ब्रीथ तो कर रहे हैं, लेकिन आपका माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। लैक ऑफ ऑक्सीडेशन डिस्टर्ब्स द सर्केडियन रिदम। हमारे जो चक्रित ताल है उसको क्या डिस्टर्ब करता है, उसको क्या, उसके ताल को बिगाड़ देता है? वो है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीडेशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको अपने ध्यान में रखते हुए हमारा डेस्टिनेशन क्या बना कि हमें कंप्लीट हीलिंग चाहिए, रिस्टोरेशन ऑफ आवर सेल्फ हीलिंग सिस्टम, ये हमारा डेस्टिनेशन बना है। अब उस दिशा के हम चल पड़ेंगे और उसी दिशा में अपने लिए अपना राह बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको ताल के बारे में बताती हूँ, आगे ले सकते हैं। एक बात ताल, यहाँ पे कह सकती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि उस स्लाइड में आपने कहा कि हेल्थ इज रिलेटेड टू लव एंड हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू आवर बिहेवियर टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ये जब आपने वहां पर एक और चीज लिखी है, डिस्टॉर्शन नहीं, क्या, डिस्टर्बेंस, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट। तो जिंदगी में जब इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, ये लुई है की बुक हील योर लाइफ में एंड में सारे प्रॉब्लम्स बताए हैं कि जिंदगी में इमोशनल और मेंटल कौन सी प्रॉब्लम की वजह से आपको कौन सी शारीरिक बीमारी होती है, क्योंकि शारीरिक बीमारी आपके उसका एक्चुअली लेना देना आपके शरीर से कम है और मन से ज्यादा है, आपके बिल्कुल मन की सही, खुशी से, प्यार से ज्यादा है। सो बिल्कुल। दैट वाज रियली वेल सेड। ओके, यू कैन कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उसमें ऐड कर देती हूँ। वो ये दोनों जो एक ही चीज का एक ही मामला है इसमें, कि हम बिल्कुल, सनातनी हैं और हमें भूख है प्यार, मोहब्बत, आनंद, है ना, या और अध्यात्म।
या क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ। या स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसका हमें भूख है, हम सनातियों को उसकी भूख होती है। और शैतानी को भूख होती है दर्द की। ठीक डर, है। दर्द, झगड़ा, दर्द, नफरत। दर्द मतलब क्या है, पेन, हम्म पेन ये होता है आपको। हम जब भी पेन होगा तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे, भाई पेन नहीं हो तो हम्म नहीं जाओ। और ये हम्म शैतानी बना के रखता है कि इसको तो दर्द पहुंचाना है। दर्द पहुंचाने के लिए सबसे बढ़िया चीज है डिसीज एंड हम्म डिस्प्यूट, लड़ाई और बीमारी, ये है। हम्म, तो ये दो चीज चलता रहता है। तो हाँ। चलिए हम लोग चलते हैं अब ताल में, ठीक है ना। आप बिल्कुल इस तरह से बीच में आप ऐड करते रहिए, बड़ा मजा आता है कि एक लेकिन उसको री एनफोर्समेंट मिलता है। तो जो हम्म ताल की बात हुई है, ताल बहुत जरूरी होता है हर चीज में, ठीक है ना। यदि हमको म्यूजिक भी सुनना होता है, हम उसको म्यूजिक या संगीत तभी बोलते हैं जब वो संग साथ मिलकर गीत गाते हैं, मतलब उसकी ताल सुर एक ताल में दूसरे के होता है। साथ, हाँ बिल्कुल सुर और ताल में गाना चाहिए। तो ये जो सुर और ताल है, ये हमारे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का एक बहुत ब्यूटीफुल नियम है, जो कि सनातनी ईश्वर को के लेकिन कार्य को दर्शाता है। तो यही सुर और ताल के बारे में एक रिसर्च करने वाले 3 साइंटिस्ट लोग, आप एक दो बटन दबा सकते हो, मेरे को लगता है ये एनिमेशन में था, तो 2-3 अच्छा, बटन दबाओगे तो कंप्लीट हो जाएगा। वो तो बीप ये जो जो, हो रहा है। हाँ, नहीं आप बटन दबाएंगे तो कहते हैं इसमें जो पीपीटी है वो पूरा कंप्लीट आ जाएगा, वो एनिमेशन ओ है, अच्छा, यस। ऐसा। ओके ओके। हाँ हाँ। तो ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, ये लोगों ने अपने, और दबाइए एक बार, इसमें और एक चीज आएगी, नहीं आ रही, हाँ आ गई। आइए आइए आइए, और भी आएगा एक और। हाँ, ये लोग को नोबेल प्राइज मिला है काहे के लिए मालूम, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का, हम्म 2017 में। क्योंकि इन्होंने सर्केडियन रिदम जो सेल्यूलर फंक्शन में होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया, और वो कैसे हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो मुझे बड़ा मजा आया, और मैंने सोचा कि मैं अपने अनुभव से अपने पेशेंट्स को, जैसे मैं लेकिन उनकी हेल्प कर रही हूँ, उस अनुभव को इस कहते समझ में, इस अंडरस्टैंडिंग में डाल दूं, तो मुझे इतना मजा आया कि आज की तारीख में मेरे पेशेंट्स को ये एक लेकिन पूरी तैयारी हो जाती है उनकी। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत सही चीज है, ताल तो मिलनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर ऑल दिस साइंटिस्ट हु हैव डन अ वंडरफुल वर्क, जो के केमिकल फंक्शंस, मैकेनिकल फंक्शंस, इलेक्ट्रिकल फंक्शंस, ये तीनों का जो ट्रायंगल है, इसको सर्केडियन रिदम में बैठा दिए हैं। मतलब ये 3 कोने को एक चक्र में, इसको ताल हम्म के साथ में बैठा दिए हैं। नेक्स्ट, तो यहां पर हम देखेंगे सर्केडियन ट्रायंगल एंड रिदम्स ऑफ द सेल्यूलर फंक्शन। अब ये जो ट्रायंगल है, मुझे ये भी बहुत मजा आता है मालूम है, ट्रायंगल और सर्कल ऑफ यूनिवर्स का। हमारे जो बिहेवियर होता है, हमारा जो, यदि मन की बात कहें हम, तो हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस जो होता है वह चक्र में होता है, क्योंकि उसमें हर चीज रिपीट होता है और रेगुलरली रिपीट होता है। और एवरीथिंग विच एंटर्स इनटू आवर सबकॉन्शियस, हमारे अर्धचेत मन जो कुछ पहुंचता है वह कॉन्शियस लेवल से ही पहुंचता है। इसीलिए कॉन्शियस लेवल को कॉन्शियस रखना जरूरी है, जागृत रखना जरूरी है। लेकिन क्यों, क्योंकि यदि हम लोग जागृत नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कुछ भी अंदर घुस जाएगा। क्योंकि जो सबकॉन्शियस मन होता है वो कभी किसी चीज को सेग्रीगेट नहीं करता है। जो सेग्रीगेशन करना होता है, जो समझना होता है, वो कॉन्शियस मतलब जागृत मन का, सचेत मन का काम है। तो आप जब देखोगे कि हम एक पर्टिकुलर चक्र में बहुत सारे काम करते चले जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होता है मालूम है, कुछ गड़बड़ चीजें अंदर पहुंच जाती हैं हमारे सबकॉन्शियस में। और जब गड़बड़ी होने लगती तब कॉन्शियस मन जागृत होकर पूछता है ऐसा क्यों हुआ। तो जितना भी टाइम हम प्रश्न पूछते हैं ना, वो जागृत समय में पूछते हैं, तो वो तिकोने में होता है। तो देखिए अपना शरीर का सेल्यूलर फंक्शन भी तिकोने में ही है भाई, केमिकल फंक्शन, मैकेनिकल फंक्शन एंड इलेक्ट्रिकल फंक्शन। अब केमिकल फंक्शंस में क्या होता है, हमारे सेल्स में 4 चीजें होती हैं, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आहोम, AHOM ऐसा लिखती हूँ, क्योंकि इससे ना याद करने में आसानी होती है। और ये अपन इंडियन लोगों का ना आहो, आहोम,
ओम, ये शब्द बहुत फेमिलियर होता है, इस कारण से बिल्कुल याद रहेगा। तो ए स्टैंड्स फॉर एंटीऑक्सीडेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। एंटीऑक्सीडेशन हैपेंस विद फूड, वाटर एंड फूड, सॉरी, एंटीऑक्सीडेशन हैपेंस विद फूड। मैं फूड का आगे एक्सप्लेन करूंगी। आपने देखा उंगली को इस तरह से रखा हुआ है, उसका बड़ा अर्थ होता है, ठीक है ना। एक तो सबसे सिंपल अर्थ ये है कि फूड जो होता है ना स्वादिष्ट होता है, वाह वाह, है कि नहीं। यदि किसी चीज में स्वाद ना हो तो हमारे मन का जो मालिक है उसको मजा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो स्वाद के लिए हम इसको कहते हैं वाह स्वादिष्ट। पर ये वाह वाह का एक बहुत बड़ा मतलब है। ये देखिए आप तीन जो उंगलियां हैं, ये है आपका प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये तीन चीजें आपकी कोशिकाओं को बिल्ड करती हैं, ठीक है ना, सेल बिल्डर्स। जैसे आप अपने घर की लिपाई पोताई करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अपनी कोशिकाओं को लिपाई पोताई करने का काम होता है तीन का। और ये दो, ये कार्बोहाइड्रेट है और ये है फैट। ये दोनों फ्यूल है, मतलब ईंधन। हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो शॉर्ट कार्बन चेन है, और ये फैट है लॉन्ग कार्बन चेन है। ये स्टोरेज में बैठता है, इमरजेंसी में काम आता है। और हाँ, और ये विटामिन ए, डी, ई को कैरी करता है और आपको लुब्रिकेशन भी देता है। देखो ये पांचों के पांचों आपको मिलते हैं भोजन में, ठीक है ना। गिनी में ये देख सकते हैं स्क्रीन को जरा। हाँ हाँ हाँ। ओके। अब फूड के बाद में एच, हाइड्रेशन, पानी से होता है। ओ, ऑक्सीडेशन, हवा के ऑक्सीजन से होता है भाई। हवा में मालूम है 20 से 21% ऑक्सीजन होता है, और हमारी कोशिकाएं सिर्फ 5% ले सकती हैं। तो हवा में ऑक्सीजन को सही मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और एम फॉर माइंड पावर, ये जो है ना माइंड मास्टर, मास्टर माइंड मैं कहती हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके बारे में मैं आगे चल के और डिटेल बताऊंगी, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी बीमारी को भगाने के लिए। तो चलिए इसको शॉर्ट में ही समझाते हुए मैं आगे चलती हूँ। सेकेंड फंक्शन, ट्रायंगल का सेकेंड एंगल जो होता है वो मैकेनिकल फंक्शन। इसमें चार चीजें होती है, ग्रेविटी, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब गुरुत्वाकर्षण, आयतन, दबाव और तापमान, ठीक है। और ये चारों का जो काम है वो मसल और बोन के मूवमेंट से होता है। मतलब हम अपने शरीर को मूवमेंट करेंगे तो मैकेनिकल एक्शन पूरा होता है। जब हमारा मैकेनिकल एक्शन सही हो, सफिशिएंट हो, तो क्या होता है मालूम है, हमारा केमिकल एक्शन भी एफिशिएंट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सक्षम हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है केमिकल एक्शन भी सही रखना, मैकेनिकल एक्शन भी सही रखना। अब जो तीसरी चीज क्या है मालूम, वो है इलेक्ट्रिकल। क्या बात है। अभी तो हम जस्ट नाउ वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से प्रोटॉन हर एक मिली सेकेंड में हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, हमारी कोशिकाओं में जा रहा है, ठीक है ना। और इन कोशिकाओं के अंदर चार्ज उत्पन्न हो रहा है, और इसको डिस्चार्ज करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आना चाहिए हमारे जमीन से। और जब वो इलेक्ट्रॉन आता है तो ये न्यूट्रॉन में न्यूट्रल हो जाता है, तब जीरो वोल्टेज बनता है। जो जीरो वोल्टेज होता है उस समय हमारी कोशिकाएं सबसे उत्तम हीलिंग कर सकती है ना। अमेजिंग, तीन फंक्शन। अब इन तीनों फंक्शंस को चक्र में चलना चाहिए। जो दिख रहा है ना पीछे का चक्र, ताल इनकी बननी चाहिए। इनकी ताल बिगड़ी तो हमारी तबीयत बिगड़ी, ठीक है ना। तो मैं आगे चल के और भी बताऊंगी कि इस सब चीजों के लिए ईश्वर ने कैसे हमारे पास प्रोग्राम बनाया। अब आगे इस चलो। स्लाइड में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं आप। अब इस पूरे अपने शरीर की स्थिति को समझने के लिए ये दो आध्यात्मिक महत्वपूर्ण चीज आपको समझना चाहिए, जिसका ग्लिम्स छोटे छोटे शब्दों में मैं थोड़ी देर में आपको बताई हूँ। सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थायित्व, तो ये यूनिवर्स का नियम है। और भूख, हंगर, ये हमें दी गई है, ठीक है ना। यदि भूख नहीं लगेगी तो हमें खाने की इच्छा ही नहीं होगी भाई। तो ऊपर वाले ने जब सृष्टि की तो हमें कुछ भूख हम में पैदा की। काहे की भूख है, हम सनातनी हैं तो हमें मोहब्बत
और आनंद की भूख है। और जो शैतानी है उसको क्या है की भूख है, दर्द, पेन, ठीक है ना। और ये जो डिमोनिक जो होता है वो हमेशा डिसेप्टिव होता है, शैतानी हमेशा षड्यंत्र करता है, और वह षड्यंत्र हमेशा हमें हमारे बीमारी को महामारी में बदलेगा और लड़ाई को महायुद्ध में बदलेगा, और उससे दोनों से डेथ उत्पन्न होगी। तो डेथ वाले तो मर जाए, लेकिन जो जीवित है उनके अंदर दर्द उत्पन्न होता है, और ये जो दर्द है वह शैतानी तंत्र उसकी फसल काटता है। मैं कहती हूँ हार्वेस्टेड टू फीड डिमोनिक पावर्स व्हेन नर्वस सिस्टम इज हैक्ड। अब ये डिमोनिक पावर क्या करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को हैक करते हैं। कैसे हैक करते हैं, बोलते यार अपना जो ईश्वर का दिया हुआ शक्ति को यूज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग टेक्नोलॉजी बनाएंगे, ठीक है ना। कायदे से रखा हुआ था डिमोनिक सिस्टम को, काहे के लिए, सिर्फ हमें अपने कॉन्शियस लेवल को कॉन्शियस रखने के लिए, वो हमको कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया था। पर वो जब हमारे पर कंट्रोल करने आता है तो क्या हुआ, हमारी जो दो चीज हमें हमारे इस मास्टर माइंड को पसंद है, वो है प्रशंसा और सुविधा, ठीक है ना। प्रशंसा में आनंद मिलता है, डोपामिन सेक्रेशन होता है हमारे मस्तिष्क में, और उसका इस्तेमाल करके हमें इनोवेटिव बनाता है। इनोवेशन इज नॉट बैड, बट आई एम टेलिंग दैट जब हम नई चीजें खोज करते हैं और ऐसी खोज करते हैं कि हमारी जो क्षमताएं हैं वो मशीन के ऊपर चली जाती है, ये है डिमोनिक सिस्टम का डिसेप्शन, मैं कहती हूँ। और हम यंत्र बनाने के लिए लगे रहते हैं, हम अपने मंत्र के बारे में भूल ही जाते हैं कि मंत्रों से भी काम होता है, ये शक्ति हम भूल जाते हैं, और अब हम यंत्र बनाते हैं। आज मैं और आप इन्हीं यंत्रों के द्वारा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, परंतु सनातनी लोग सनातन परमेश्वर के द्वारा कैसे बनाए गए थे कि वो मंत्र पढ़ के इस मतलब ये सोफिस्टिकेटेड यंत्र जो है, जो टेलीपैथी। हमारा मस्तिष्क है, हाँ, उसका इस्तेमाल करके वो सारे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता था, और पूरे ब्रह्मांड के चक्कर मार के हर चीज का वैज्ञानिक तथ्य पता करके आ सकता था। मैं था बोल रही हूँ क्योंकि आजकल नहीं दिखाई देता है सब। हम्म, हाँ, सही बात है। लोग कहते हैं कि कोई, लेकिन उसका भी कहानी बना देते हैं, जादू मंत्र है, छू मंत्र है, कुछ नहीं, ये ईश्वर का दिया हुआ मंत्र है। वो चीज डिमोनिक डिसेप्शन में बदल जाता है, और वो हमारे डिसीज को, हमारी जो बीमारियों को महामारी में, और छोटी मोटी लड़ाइयों को महायुद्ध में बदल कर हमारे अंदर दर्द उत्पन्न करके उसका वो लोग फीडिंग करते हैं। इसीलिए वो कंट्रोल करना चाहते हैं। अदरवाइज ईश्वर ने कैसा बनाया कि हम उसको अपने कंट्रोल में रखें, जितना कितना चाहिए, जितना कि वो हमें जागृत रख सके, हम सो ना जाए, नहीं तो हमारा सबकॉन्शियस भी अंदर चला जाएगा, बस इतना ही था। डिवाइन इंटरवेंशन जो होता है सनातनी ईश्वर का बनाया हुआ, वो क्या है, लव एंड फॉरगिवनेस विच लीड्स टू लाइफ, टू हेल्थ, जॉय एंड एनलाइटनमेंट। ये हमारा ओरिजिनल पर्पस है। और ये दोनों डिमोनिक एंड डिवाइन दोनों सस्टेनेबिलिटी को ढूंढते हैं। सस्टेनेबिलिटी हैज न्यूट्रल चार्ज, देयर इज नो चार्ज। दोनों में हंगर होता है, एक में मोहब्बत का, एक में दर्द का। और जब हम लोग डिवाइन इंटरवेंशन में रहते हैं तो मोहब्बत से माफी होती है, और वह हमको जिंदगी की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ, आनंद की तरफ और अध्यात्म की तरफ, एनलाइटनमेंट में ले जाता है। वह नर्वस सिस्टम बिकम्स द सोफिस्टिकेटेड टूल, जहां पर हमारी ये तंत्रिका तंत्र, सेम तंत्रिका तंत्र जहां हमने टेक्नोलॉजी को मतलब फिजिकल टेक्नोलॉजी में लेके आए, वहां यहाँ स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड को हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी फिजिकल बैरियर मैटर नहीं कर सकता। हम बिना कहते हैं मिसाइल्स, क्या क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट, बिना सैटेलाइट्स के हम सब कुछ देख सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हो सकता है हमारा ये सोफिस्टिकेटेड दिमाग। पर हम लोग कहाँ हैं आज, वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ डिमोनिक डिसेप्शन। दैट इज वाई वी सी diseases, diseases are converting into pandemic, and disputes are converting into wars and एक death. बात और बोल सकती हूँ मैं यहाँ, डेमोनिक जो डिसेप्शन है, जो कंट्रोल करता है हमारे मन को, पेन के साथ जो सबसे बड़ा
और जो 2-3 नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग्स हैं जिनके द्वारा वो हमें कंट्रोल करता है और हमारे शरीर में डिजीजेस पैदा करता है, एक है हेट्रेड, दूसरा हम्म। है गिल्ट और या तीसरा है फियर। जी। ये 3 चीजें, इनकी आ, इनकी वाइब्रेशंस इतनी लो हैं, जितना हम जो बोलते हैं ना, हमारे धर्मों में बोला गया है कि वो जो 7 सिंस, वो जो हम्म। 7 चीजें हैं, बुराइयां जो नहीं करनी चाहिए, हम्म। उनकी वाइब्रेशन जब वो करते हैं हम, तो उससे हमारे शरीर की, मन की वाइब्रेशन कम हो जाती है और हम बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल। वही बिल्कुल। अगर हम अपनी वाइब्रेशन हाई रखेंगे, लव एंड सर्विस टू अदर्स की तरफ अगर हम ध्यान देंगे कि हर एक से प्यार, कंपैशन, सिंपैथी रखें, तो हमारी वाइब्रेशन, और हर पल में ईश्वर का शुक्र करते हुए खुशी से जिएं, तो हमारी बिल्कुल। वाइब्रेशन इतनी हाई होगी कि हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं इसी को कहती हूँ, जो अल्टीमेटली जो दर्द उनका भोजन बनता है, उसके अंदर मैं ये कहती हूँ कि ये जो बोलते हैं ना, एक होता है डर, और दूसरा होता है गिल्ट। डिप्रेशन और हाँ, डिप्रेशन। एग्रेशन। ठीक है ना। उसमें गिल्ट विल्ट सब आ जाता है। डिप्रेशन बोलने से अरे मेरे को मर जाना चाहिए, एग्रेशन बोलने से किसी को मार देना हाँ। चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलकर पेन ही उत्पन्न करती है। और हाँ। ये जब अमेजिंग सीक्रेट समझ में आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे दर्द को दर्शन में बदलना पड़ता है। पेन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू पर्पस एंड कम बैक टू द डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ लव। वी कैन ऑलवेज डू इट। और उसी के लिए हमें हमेशा कॉन्शियस लेवल पे काम करते रहना पड़ता है। और इसी के लिए हमें धन्यवाद देने का है। ये जो दर्द होता है ना, वो हमारे लिए दर्शन बन सकता है, क्योंकि दर्द शैतान को लगता है, पर वहां से ही हम लोग अपनी आजादी शुरू करते हैं। वो गुलामी की तरफ ले जाता है, और जो दर्शन है वो हमें आजादी की तरफ ले जाता है। तो मैं कभी कभी इसको कहती हूँ कि गुलामी में भी आजादी का अनुभव कर सकते हैं। आज की तारीख में हम लोग को मतलब कई प्रकार के शैतानिक तंत्रों ने गुलाम करके रखा है ना, की तरफ से आजादी पानी है, तो उसमें अवेकन होना, जागृत होना जरूरी होता है, और ऐसे ही होता है। तो दर्द के लिए भी धन्यवाद कैसे निकलना है, दर्द के लिए धन्यवाद बोलोगे, तो वहां से निकलना शुरू हो जाएगा, दर्शन मिलना शुरू हो जाएगा, और आपको दिशा मिलेगी, और आपको मालूम है आपका पाथ, आपका मार्ग कैसे तैयार होना है। तो इस तरह से मैं आपका दिमाग तैयार करके ले चल रही हूँ आगे को, कि ये जो सर्केडियन थेरेपी जो है, वो सर्केडियन रिदम जो है, वो हमारे शरीर का क्या है। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ जी। अब देखिए सर्केडियन रिदम, इसमें जो केमिकल फंक्शन है वो क्या करते हैं, अब आपसे डिटेल में मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहला है केमिकल फंक्शन हमारा एंटीऑक्सीडेशन, है ना। जो मैंने आपको कहा, भोजन, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी, ऑयल मतलब तेल इत्यादि को से हम लेते हैं भोजन में। आपको सीधे फ्रेश भोजन, सन कुक्ड, मैं तो जब भी किसी का डिसीज ठीक करना होता है, बहुत ज्यादा बीमार होके आते हैं, तो मैं पहले उनसे बोलती भाई सन कुक्ड 80% कर लो, और 20% फायर कुक में कर लो। तो कभी कभी क्या होता है मालूम, मेरे पेशेंट बेचारे चकरा जाते हैं, सन कुक्ड मतलब आप क्या कहते हो, सोलार कुकर लेके आ जाए। तो मैं कहती हूँ सोलार कुकर नहीं, वो सोलार कुकर ऊपर वाले ने बना के रखा है सन के रूप में। ठीक है ना। हमको उसका जो किचन है उधर से माल लेना। तो बोले कहाँ है किचन में, बोले पेड़ पौधे भाई, पेड़ पौधे किचन है। तो उसके आप जड़ खा सकते हो, तना खाओ, उसके पत्ते खाओ, उसके फूल खाओ, उसके बीज खाओ। सब चीजों के ये सारी चीजें जो है वो कहते, वो क्या, ये प्रकृति के किचन में बना हुआ है। ठीक है। और जब हम इसे खाते हैं, किस रूप में खाएंगे हम लोग, हमको चाहिए क्या चीज, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये 5 चीज चाहिए। और ये पांचों चीजें हमें भोजन में मिलती है। कौन कौन से भोजन रहेंगे उसमें, मैं अगला आपको बताऊंगी कि उसमें किस प्रकार से कौन कौन से भोजन आते हैं। पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं कि ये केमिकल फंक्शंस में क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सेल बिल्डिंग का काम करता है फूड, हर्ब्स, ऑयल। अब आप इसे सीधे सीधे सन कुक्ड खाओ, 80% रखोगे आप, तो बहुत मजा आ जाएगा। कभी कभी किसी की बीमारी, कुछ टॉक्सिन्स शरीर में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें उनको थोड़ा प्रोसेस करना पड़ जाता है, जो आपका फूड है उसको, या आपके जो पत्ते हैं, जड़ हैं, इनको प्रोसेस करना पड़ता है, तब हम उसको कहते हैं हर्ब्स।
जड़ी बूटियां, ठीक है। और कुछ कभी किसी कहते हैं बीजों में से तेल निकालकर, तेल को एक्सट्रैक्ट करके भी हम अपने शरीर के सेल बिल्डिंग को हेल्प कर सकते हैं। अक्सर तेल में तो हमें बिल्कुल फैट मिलता है जो कि आगे चलकर माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट के रूप में तोड़ के आ सकता है। तो ये हो गया फूड के बारे में। नेक्स्ट जो केमिकल फंक्शन है वो एच से हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या आएगा? पानी और जूस, है ना। फलों के, सब्जियों के जो रस हैं वो काम आते हैं। ये सारे ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं भाई। जो पानी है, हाँ जी, अभी इसमें थोड़ा सा स्लाइड में शायद दिख नहीं रहा है, नीचे लिखा हुआ है जो मेरे एंटीऑक्सीडेशन में इनपुट जो हुआ ना, अभी तक जो फूड की बात कहे वो इंटेस्टाइन से इनपुट होता है और हमारे इंटेस्टाइन के एंड में से आउटपुट भी होता है। जो आउटपुट होता है उसको हम कहते हैं फीसिस, मतलब हमारी टट्टी जो मट्टी में मिलनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाई, मेरे को बोलना जरूरी है। फीसिस जो होता है फर्टिलाइजर बनना चाहिए। ये फर्टिलाइजर कैसे बनता है? मट्टी में जाके बनेगा और मट्टी से फर्टिलाइजर बन के पौधों में आएगा, तो उसने अपना चक्र पूरा कर लिया। पर हमारे इंजीनियर लोगों को सिखाया नहीं, तो बेचारों ने सेप्टिक टैंक बना के रख दिया और उसके अंदर का माल कहाँ जाता है? शहरों में है तो हमारी नदियों में चला जाता है और नदियां मर जाती है। समुद्र आप में। बिल्कुल कोई भी शहर, आप बॉम्बे में बैठे हो, पुणे में बैठे हो, आप नदी का नाम लो और जैसे शहर से गुजरता है वहां का ऑक्सीजन जीरो हो जाता है, वहां पर मछलियां जी नहीं सकती हैं। कारण क्या हुआ? क्योंकि हमारे सेप्टिक टैंक का माल जमीन में नहीं गया, वो उधर के पानी में चला गया। उसके अलावा भी नदियों के बहुत नाले बन चुके हैं, बिल्कुल। नाला गंद मतलब फैला हुआ क्या था मालूम है? ओरिजिनली नाल, नाल मतलब माँ के क्या बच्चे का जो अम्बलाइकल है, अम्बलाइकल कॉर्ड, उसको है। नाल कहते हैं। अम्बलाइकल कॉर्ड क्या होता है? ये पहाड़ जो होता है ना, मदर होती है और उसमें से जब पानी आता है तो वो जो नाली बनती है उसको नाल कहते हैं। और उसमें से ये शुद्ध पानी बह के आता था, तो नाले का पानी हम पिया करते थे। आज की तारीख में हमारे दिमाग में नाला का डेफिनेशन ही बदल गया। नाला मतलब गंदा ही होता है, क्योंकि हमने वैसा ही देखा है सदियों। अभी कितने सालों से हम अपने बॉम्बे पुणे का वैसा देख रहे हैं, ठीक सही है ना। बात है। तो ये कंटेमिनेशन की वजह से हो गया, क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग डिजाइन बिगड़ गया क्योंकि हमारी समझ गलत हो गई, तो हमारा डेस्टिनेशन गलत हो गया, परिभाषा गलत, तो हमारे जहां पहुंचना है मंजिल गलत हो गई हमें। ओके, सो दूसरा चीज आता है वो है सेल ट्रांसपोर्ट में काम करता है, वो हाइड्रेशन पानी का। और मैंने पानी का बताया, जूस है, उस जूस पे से भी जाता है। और ये किस रूप में बाहर आता है आउटपुट? यूरिन एंड स्वेट, पेशाब और पसीना। ये दोनों को यदि आप लैब में टेस्ट करोगे तो उसका एक ही कंटेंट निकलता है। और ये भी कहा जाना चाहिए? मट्टी में, क्योंकि इसमें यूरिया, यूरिक एसिड होता है, नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारे पेड़ पौधों को लगता है, बैक्टीरिया जो रहते हैं जमीन में उनको लगता है और वो कन्वर्ट कर देते हैं पेड़ पौधों के भोजन के लिए। क्या बात है। तो देखिए चक्र, मैं इसलिए को बोलते सर्केडियन रिदम, चक्रित है ये ताल। और तीसरी जो बात है वो है सेल ब्रीदिंग। श्वास जो होती है कोशिका का, वो होता है ऑक्सीडेशन से। हवा, मैंने जैसे बताया आपको 21%, 20 से 21% ऑक्सीजन होती है हवा में, वो 5% हमारी कोशिकाओं के द्वारा अब्सॉर्ब की जाती है। और जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीडेशन करता है तो वहां पर गर्मी महसूस होती है और इसीलिए आपको ऊर्जा मिलती है भाई। यदि ऑक्सीडेशन ठीक नहीं हो तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि डिसीज क्या है, बीमारियां क्या है? इट इज लैक of oxidation in the cells mitochondria। और जब वहां पर प्रॉपर ऑक्सीडेशन होता है तो ऊर्जा के साथ में कुछ पानी जो है वेस्ट मटेरियल को लेके बाहर निकल जाती है और गैस कौन सा निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किसको चाहिए? पौधों पेड़ को। पौधों। चक्र हो गया पूरा। हम्म। सर्केडियन रिदम है भाई, ये चक्रित बोलते हैं ताल है ये। और चौथी जो महत्वपूर्ण चीज है जो इन सब के ऊपर प्रभावकारी है, उसको हम कहते हैं माइंड द मास्टर। ये माइंड द मास्टर जो होता है ना, ये मालिक है, ये आके रह रहा है और सब चीज को व्यवस्थित चलाने के लिए इसका दिमाग काम करता है। इसको 3 चीजें इसके अंदर जाती है। एक इंफॉर्मेशन, जानकारी, जस्ट नाउ
मैं और गिनी आपस में बैठ के जानकारी दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये जानकारी है। हर मोमेंट आपके दिमाग में पहुंचते साथ ये थॉट में बदलती है, विचार। आपके विचार कैसे रहेंगे, आपके अनुभव के साथ में कनेक्टेड रहेंगे, यार ये जो बोल रही सही बोल रही है या नहीं बोल रही, इसको असेस करते रहते हैं। और ये जो थॉट जो होता है एक बार फॉर्म हो जाता है तो ये रियल फोर्स है, इसमें शक्ति होती है, पर इसमें कोई आवेश या चार्ज नहीं होता। पर जैसे ही वो हमारे इमोशन से मतलब दिल से कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, इसमें चार्ज आ जाता है, आवेश, या तो निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि नहीं, कि जब हम निगेटिव चार्ज पे रहते हैं तो हम किसको फीडिंग दे रहे हैं शैतानिक तंत्र को, क्योंकि सही उसमें बात दर्द है। होता है। क्यों? क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज है वो हमारे तंत्रिका तंत्र में एंडोक्राइन सिस्टम का कनेक्शन होता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्क्वीज करता है और उसमें से स्ट्रेस हार्मोन निकालता है। सेम एंडोक्राइन से सिर्फ निगेटिव होना चाहिए आपका इमोशन, और स्ट्रेस हार्मोन निकालेगा तो आपके शरीर की जो टॉक्सिन है उसको रिलीज नहीं करेगा, उसको कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा। इस कारण से जो स्ट्रेस में रहने वाले लोग हैं, जो तनाव में रहते हैं, उन लोग बीमार ज्यादा पड़ेंगे। वो चाहे कितना अच्छा खाना खा ले, मेरे पास आते हैं कई पेशेंट, सब चीज उत्तम चल रहा है लेकिन फिर भी बीमार हो गए, तो मैं पकड़ लेती हूँ कि स्ट्रेस, तो स्ट्रेस लेवल 100% वहां दिखाई देता है। और उसी चीज को यदि आप पॉजिटिव में रखोगे इमोशंस में, तो वहां पर आपके टॉक्सिन रिलीज होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ऐसे अलग अलग फील वेल न्यूरोट्रांसमीटर्स को ट्रांसमिट करती है, और उससे जो आपका टॉक्सिन बैठा रहता है ना वो जल्दी ढीला हो जाता है, और बाद में ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और एंटीऑक्सीडेशन धुलाई होके सब बाहर निकल जाता है। तो देखो माइंड पावर कितना महत्वपूर्ण है। तो ये माइंड का अपनी कोशिकाओं के साथ में जो रिश्ता है उसको भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। नेक्स्ट। जी। यस। तो मैं आपको बोल रही थी ना कि बताने वाली हूँ कि एंटीऑक्सीडेशन में क्या क्या है खाना पीना। तो ये मेरे को, मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय के लखनऊ पास से उठाई हूँ ये। उन्होंने बना बनाया रख लिया था तो मैंने सोची अपना क्यों बनाने का है, तो ले लीजिए। अब है 80% सन कुक्ड। तो क्या आएगा, भोजन, भोजन में आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल, बीज। सैलड्स। हाँ, वेजिटेबल में आपका पूरे सैलेड आ जाएंगे, उसके बाद बीज, नट्स एंड स्प्राउट, ये 4 आइटम आते हैं। ठीक है ना। ये चारों आइटम को खाने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? आपका वजन जितना है, मान लो किन्हीं आपका वजन कितना है, करीब 60। 62 होगा, पता नहीं। चलो 60 पकड़ लेते हैं, तो हाँ। 60 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना हो गया? 620। अच्छा, आपने 62 बताया, तो ठीक है, 62 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो 620। 620 ग्राम मिनिमम आपको कोई भी 4 प्रकार के फल जो मौसम में आते हैं, मौसमी फल को खाने का है। हम्म। क्या अमेजिंग चीज है भाई, 600 ग्राम मिनिमम। ज्यादा खा सकते हो पर कम नहीं खाने का। 12 हम्म। बजे से लेकर, सॉरी, सुबह का 7 से लेकर 12 बजे तक ब्रेकफास्ट में ये खाओगे। अच्छा, उसके एक बाद, सवाल है मेरा हाँ, कि फ्रूट 12 बजे के बाद नहीं खा सकते क्या, नहीं खाना चाहिए? देखो ऐसा कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, पर यदि मेरे को किसी का डिसीज ठीक करना है, हाँ। किसी की बीमारी को ठीक करना है, तो कोशिकाओं में ये जो फ्रूट्स है उसको पहले दे दो। इसके हम्म। एंजाइम जो होते हैं वो आपके वेजिटेबल के एंजाइम से अलग होता है। जैसे आमतौर पे एक बचपन से ही आदत है कि खाना खाया, खाने के बाद आम खा लिया, या शाम को भूख लगी तो केला खा लिया, तो वो हाँ, करना चाहिए कि नहीं करना नहीं, चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो सिस्टम हमने क्यों बनाया? क्योंकि उस समय में हमेशा आपको, आप हो सक कम से कम फ्रूट खाने के लिए पहला पेट भर लो। हम्म। क्योंकि फ्रूट ओह। को कहाँ से लेके आएंगे भाई, हमारे बगीचे में तो हो नहीं रहा है, सब टाइम जाके खरीद के लाना पड़ता है, तो महंगा भी हो गया। तो क्या करते हैं लोग, पहला बोले पेट भर दो, वो पहला प्रायोरिटी है। पेट भरने के बाद में मुंह के अंदर स्वाद को ठीक करने के लिए थोड़ा फ्रूट खा लो, ये सिस्टम है। वो हमारा कहते स्वास्थ्य के लिए सिस्टम नहीं बनाया, वो सर्वाइवल के लिए बनाया है, सिर्फ जीवित रहने के लिए।
ठीक है ना, मुसीबत के टाइम। तो क्या हो गया, क्यों हमारी आदत पड़ गई, क्योंकि हम लोग अब फिर जाके शहर में भी रहने लग गए। शहर में कहाँ से आपके यहाँ फ्रूट्स उगाते हैं, हर चीज को खरीदना पड़ता है। तो ये कन्वीनियंट हो गया करके कर ली। अब पर किसी का सेल का सिस्टम बिगड़ ही गया, सर्केडियन रिदम बिगड़ गया, तो रिदम को वापस ठीक करना है तो हर चीज को प्रकृति के हिसाब से ठीक वापस करना चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे, हमारा गुलामी सिस्टम बैठा है ना, आपको जी भर के एंटीबायोटिक खिलाएगा, जी भर के पेन किलर खिला देंगे, जी भर के स्टेरॉइड खिला देंगे, और उसका भी टॉक्सिन आपको बिठा देंगे। और फिर बोलेंगे क्या, कि आपकी जो बीमारी है ना अब क्रॉनिक हो गई है, अब तो आप फ्रूट तो और भी मत खाना, दवाई खा के जीना। इसको कहते हैं गुलामी सिस्टम। तो वो गुलामी सिस्टम का भोजन है वो, कि पहला पूरा पेट भर के पका हुआ खाना खा लो, फिर आखिरी में फ्रूट खा लो। जब तक हमारी गुलाम, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो काम करके अपने आप को मैनेज करती है, तब तक हम खुश हैं। मैं किसी को कुछ नहीं बोलने जा रही भैया, क्योंकि इतना सारा फ्रूट सप्लाई करना है। तो मैं अभी बगीचे में काम, मेरा खेत चल रहा है, तो मुझे ही मालूम है मेरे पास मुश्किल से 4-5 वैरायटी के फ्रूट्स हैं, और उसको आप साल भर में पूरा अवेलेबल नहीं होता है, फिर भी मुझे खरीदना पड़ता है। केले के झाड़ है, फिर भी मुझे केला खरीदना पड़ता है, क्योंकि सफिशिएंट नहीं होता जिस हिसाब से है। तो मैं इसलिए इतना डिस्टर्ब नहीं करूंगी। पर हाँ, यदि आपकी कोशिकाएं ऑलरेडी टॉक्सिन से भर गई हैं, तो मैं तो जरूर चाहूंगी कि आप ये सिस्टम, जो सही सिस्टम है, जिसको कहते हैं स्वर्गीय फूड, स्वर्गीय भोजन में आ जाने का है। अभी जो हम खा रहे हैं सब पका पुका के, वो नरकीय है, स्वर्गीय नहीं। पर हाँ, वो जीने के लिए ठीक है। किसी किसी का शरीर तगड़ा होता है, वो कैसे भी करके उनका पूरा, लेकिन एक्सरसाइज करके और जमीन में काम करके आप मैनेज कर सकते, कर लेते कई लोग। पर जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए तो रिदम को ठीक करना ही पड़ेगा ना, इसलिए है। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये आपका सुबह का हो गया नाश्ता। अब दोपहर के खाने में आप क्या खाओगे, 62 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब कितना हो गया, 310। 310 ग्राम का मिनिमम आपको 4 वैरायटी के वेजिटेबल जो कच्चा खा सकते हो उसको तैयार कर लो, मिनिमम 310 ग्राम। और उसको स्वादिष्ट करने के लिए आपके पास 62 ग्राम, मतलब आपका वजन के हिसाब से 62 है तो 62 ग्राम कोई भी 4 प्रकार का नट्स बीजा ले लो। रात में सोक करोगे तो सबसे बढ़िया, उसको उसके पर ठेचा मारो, स्क्रैप करो, कैसे करके अपने सैलेड में डालो, और नारियल भी खींच के डाल दो, नारियल का दूध डाल दो। अब इसको यमी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपका जो स्प्राउट है उसको भी ठेचा मार के डाल दो आपके इस सैलेड में, और इसको आप आज मत। मैंने वही ट्राई किया। आज मैंने मैंने 4 दिन से ज्वार भिगो के रखा था। क्या मैंने कहा बात। इसका स्प्राउट ट्राई करती हूँ, और हाँ स्प्राउट का उसका निकला, 4-5 दिन लगे। और हाँ। आज उसकी मैंने खिचड़ी टाइप बनाया, मतलब बॉईल किया प्याज टमाटर डाल के और हाँ हाँ। तड़का लगा के, और वो खाया। दैट्स व्हाट आई हैड फॉर लंच टुडे आफ्टर माय सैलेड। ये अच्छा तो ठीक है। आई अभी तो ट्राइड, आई सेड व्हाई नॉट। हाँ, आपने लंच में उसको पका के खा लिया, पर हम लंच में जब बीमारी ठीक करते समय लंच को पका के नहीं देते। नहीं, मैंने मूंग सैलेड के साथ मूंग के स्प्राउट कच्चे खाए थे। हाँ, अच्छा अच्छा तो अच्छा दिस ठीक है। वाज माय ट्रायल। ये मेरा हाँ, लंच का ट्रायल था। तो आप अगले बार इसी को आपका शाम के जो डिनर है उसमें कर लो। हाँ, ट्राई करती हूँ। बिल्कुल, वो जो 20% में आ जाएगा आपका। ठीक है अच्छा, ना। और ठीक है। दोपहर के लिए आप अपना यही खाओ सैलेड, और अपने नट्स के साथ में और स्प्राउट के साथ में, कोकोनट के साथ में, यमी यमी, यू एंजॉय इट। ठीक। और यमी करने के लिए उसको थोड़ा खीस लो, छोटे छोटे काट लो, तो और मजा आ जाता है। हाँ, ठीक है मैंने ना। सिंगदाने की चटनी और नारियल घिसा हुआ वो सब डाला था कल कितना परसों। वो मजा आता है। अलग, रोज अलग अलग कुछ डाल देती हूँ मैं। अलग अलग स्वाद में खाओ, यह है स्वर्गीय भोजन। तो जब आप अपना लंच खत्म कर लेते हो, आपके पेट में जगह है तो ठीक है, नहीं तो शाम को 7 बजे तक आप अपना प्लेट नंबर 2 थाली, जिसमें आप अपना जो अभी बोले ना ज्वार को स्प्राउट हम्म। करके पका के खाए, हम्म। वो सब उसमें डाल दो, वो मिलेट्स मैं का डाल। 5 बजे खाती हूँ, क्योंकि इतना हाँ सैलेड खाने के बाद जगह नहीं रहती। तो बिल्कुल देन आई बिल्कुल। हैव एट 5 o'clock, दैट इज माई लंच एंड डिनर बोथ। या पूरा बस खाना सात, एक ही, हाँ। बिल्कुल वन टाइम। 7 बजे के बाद में अपने शरीर में कुछ मत दो। हम्म। बीमारी होती है तो सबसे पहला होना चाहिए फास्टिंग। अपना शरीर खुद अपना भोजन बंद कर देता है। हम्म। बीमार रहने से हमें भूख नहीं लगती, वो बहुत सही सिस्टम है।
तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब हम बीमारी का स्पेशल स्वर्गीय भोजन खाते हैं तो शाम को 7 के बाद खाना बंद, भूख लगे तो पानी पीते जाओ, गर्म पानी पियो, मजे में रहो, और आप देखोगे कि आपका शरीर कैसा रिकवर होता है। और जिनकी कभी कभी मेरे पास एकदम सीरियस पेशेंट्स आ जाते हैं, सारे दुनिया भर का ट्रीटमेंट करके नहीं हुआ बोल के आते हैं, तब मैं क्या करती हूँ उनके लिए प्रोसेस्ड हर्ब, जिसमें चाहे आयुर्वेद का हो, सिद्धा का हो, यूनानी का, आई लव टू यूज यूनानी मोर, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे हकीम हैं जो इतना मस्त यूनानी का चीज बनाते हैं। कहते हैं गिन्नी, आप एंजॉय कर रहे हो ना काढ़ा? हाँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मेरे को तो चाय और कॉफी की जो आदत थी वो छूट ही गई है, अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। और मुझे यस। वाकई देखने में तो चाय जैसा ही लगता है, हाँ हाँ लेकिन पीने में भी, क्योंकि मैं तब जब चाय बनाती हूँ तो हाँ उसमें दालचीनी, अदरक, तुलसी, पुदीना सब डालती हूँ। तो हाँ ये तो हाँ, मेरे लिए वही हो गया, मेरे लिए कोई खास फर्क नहीं है। बिल्कुल सो इट्स मालूम रियली है, डिलिशियस। एकदम मस्त है। मेरे को सारे पेशेंट ने कहा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, और हाँ। उतना सिर्फ बढ़िया स्वाद में नहीं है ये, परंतु इसका जो कमाल का काम है आपकी कोशिकाओं को मजबूत करके टॉक्सिन निकालने के लिए, कि अच्छा। हम इसको हर प्रकार की बीमारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। एकदम अमेजिंग है ये वाला जो हम्म। ये हमारे पर्टिकुलर हकीम बना के जो दे रहा है, ही इज अ प्रॉपर यूनानी डॉक्टर, एंड ही हैज हम्म। क्रिएटेड दिस कंपोजन, ये जो कॉम्बिनेशन है, आई लव इट। उसके हम्म। अलावा होम्योपैथी है, आयोवास्का है, ये सारी चीज जो है प्रोसेस्ड हर्ब्स या मिनरल्स होते हैं, ठीक है इसके बहाने से मेरे अंदर गुड़ जा रहा है, वरना मैं गुड़ खाना भूल ही जाती थी। चीनी ना? तो मेरे घर में वैसे भी आज मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए, चीनी तो कोई यूज ही नहीं करता है, एक ड्रॉप यूज नहीं होता। और दूध भी यूज नहीं होता। तो क्या इसके बहाने से गुड़ मेरे अंदर जा रहा है, दैट इज अ गुड थिंग एंड आई एम एंजॉयिंग इट। वंडरफुल वंडरफुल। सो दिस इज अमेजिंग, तो दिस आई कॉल एंटी ऑक्सीडेशन। इससे आपका सेल बिल्डिंग हो रहा है, और आपका सेल बिल्डिंग मजबूत रहेगा तो उसमें टॉक्सिन बैठने की हिम्मत नहीं करेगा, हम्म। ठीक है ना? और बैठ भी गया तो हमारा ऑक्सीडेशन जो है उसे निकाल देता है, क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीडेशन आप ब्रीदिंग करते हो उससे काफी हो जाता है, परंतु जो बहुत ज्यादा बीमार होके आते हैं उनको मैं एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन देती हूँ, जो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन है वो मुझे करने में मजा आता है हमारे गुरु चेला और अकेला से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड डालोगी तो मुझे वो भी मिल जाएगा। आ रहा है अच्छा। नेक्स्ट? डॉक्टर, यहाँ आपने होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा और आयुर्वेदा लिखा है, ये हाँ, सिद्धा क्या है? सिद्धा भी एक जड़ी बूटी बनाने का साउथ इंडिया के जो वैद्य होते हैं उन लोग के हाँ। पास होता है। हाँ। और मैं उनके साथ अभी इतना एक्सेस नहीं हो पाई, उनका जरा प्रॉब्लम है कि वो ना बिल्कुल साउथ इंडियन लैंग्वेज ही बोलते हैं, अच्छा। और वो लेकिन उनका कम्युनिकेशन मेरे साथ अभी तक हुआ नहीं है इस कारण से, अदरवाइज वो भी हर्बल ही यूज करते हैं, और वो हाँ। काफी स्पिरिचुअल मंत्रों को यूज करते काम करते हैं, अच्छा। इसलिए उसका क्या नाम इस सिद्ध। इसके इसके अंदर वो पंचकर्मा वगैरह इज आल्सो इंक्लूडेड क्या? पंचकर्मा आयुर्वेदा में है, आयुर्वेदा में है। अच्छा। अच्छा, दैट इज इन आयुर्वेदा, ओके। हाँ हाँ, आई विल, पंचकर्मा। यहाँ पर जो पोद्दार हॉस्पिटल है, वहां पर केरला के एक डॉक्टर हैं, आई थिंक वो डीन है शायद वहां के। मैं उनसे पता करूंगी, अगर सिद्धा के कोई डॉक्टर ऐसे हों जो इंग्लिश हिंदी में बात कर सके, तो आई विल कनेक्ट देम विथ यू। एंड आयुर्वेदा, आई हाँ, डोंट थिंक दैट्स अवेलेबल एनीवेयर इन इंडिया, राइट? इंडिया में नहीं है ये, ज्यादातर साउथ अमेरिकन लोग का है आयोवास्का, जैसे अपना हाँ। आयुर्वेदा है आयोवास्का है। और हाँ। आयोवास्का में भी जड़ी बूटियों के साथ में ये लोग काफी स्पिरिचुअल हाँ। हाँ। पावर को इस्तेमाल करते हैं आयोवास्का। हाँ। तो यस, यस। कुछ आयोवास्का के वैद्य लोग उधर से आते हैं साउथ अमेरिका से, और अपने एनर्जी हीलर्स के साथ में काम करते हैं, दोनों मिक्स करते हुए। अच्छा। यहाँ पर हाँ कभी कोई ऐसा पता चला आपको तो मुझे बताना, आई डेफिनेटली वांट टू ट्राई दिस, बिकॉज हाँ मैंने जरूर। एक फिल्म देखी थी, द लास्ट शमन, नेटफ्लिक्स पे वो हाँ फिल्म शामिल। है। दैट्स अ ट्रू स्टोरी। वो उस लड़के ने अपने ऊपर ही फिल्म बनाई है, और उसमें उसने अच्छा। बताया है कि ये लोग ayahuasca का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ओ माय गॉड, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, आई वुड लव टू गो टू दैट प्लेस एंड डू इट माई सेल्फ। पूरा श्योर। अंदर बाहर अगले पिछले जन्मों का निकल गया उसका हाँ ऐसा हीलिंग। उनका कुछ कुछ है। इट वाज मैं सो तो इसमें ब्यूटीफुल। मैं तो इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक पेशेंट हैं
जो कि इधर उनका यहाँ पर बहुत बड़ा ट्यूमर था जो ना कार्सिनोजेनन था, मतलब कैंसर था उसमें। तो वो जब मेरा इससे ट्रीटमेंट ले रहे थे, उस समय मैं कंप्लीटली सर्केडियन थेरेपीज में नहीं थी, कि मैं अपने पास जितना था उतना ही यूज करती थी। तो उन्होंने अपने आप से होकर जाकर आयोवास्का भी किया, पर वो लेकिन वो बोले कि वो कॉम्बिनेशन से उनका एक्चुअली जितना जो ट्यूमर था कैंसर का वो सिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने बोला ठीक है ऑपरेट करके निकाल लो, तो वो सिस्ट में से जो पानी निकला विदाउट कैंसरस था। तो उसमें वो वाला जो मेरा पेशेंट है, मेरे मित्र भी हैं अब, क्या कहते हैं, ये आपको आयोवास्का के बारे में पूरा बता सकते हैं क्योंकि उनके ग्रुप में आयोवास्का के शामन आते हैं। अच्छा, ठीक है ना, मुझे मैं आपको बताना उनके कांटेक्ट के बारे में। ओके, शैल आई डू आई मूव फॉरवर्ड और नॉट येट? नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके। तो अब हम देखेंगे दूसरा जो है वो हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन। आई लव टू डू हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन नॉट ओनली विथ जूसेस बट एड क्लोरीन डाइऑक्साइड, जिसमें एक मॉलिक्यूल क्लोराइड और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होते हैं। और मालूम है जब क्लोराइड एक मॉलिक्यूल होता है ना, तो ये ऑक्सीजन अपना पूरा कैरेक्टर बदल लेता है। ये ऑक्सीजन जाता है अंदर क्लोराइड के साथ में और अटैच होता है सिर्फ टॉक्सिन्स एंड पैथोजन से। और सिक सेल, ऐसे कोशिकाएं जो बीमार हैं उनसे अटैच होता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उनका जो पीएच होता है 7 से कम होता है। और ये जनाब 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोराइड गोज एंड अटैचेस ओनली टू दैम। इसलिए मैं इसको कहती हूँ गुरु मास्टर है ये, ठीक है ना। ये गुरु अपने चेला के साथ में जो क्लोरीन डाइऑक्साइड निकालता है वो हर एक प्रकार के टॉक्सिन्स को उड़ाने में अति सक्षम मैं कहती हूँ। हालांकि है दूसरे भी थेरेपीज हैं, चाहे वो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, ओजोन हो, ऑल आर गुड एट देयर लेवल्स। बट व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिवनेस विद इन द सेल, सेल के अंदर में जाके सिलेक्टिव किलिंग करना, तो नथिंग कैन बीट दिस गुरु चेला एंड अकेला। अकेला इज अमेजिंग। अकेला जो है वो एक वुड का एक्सट्रैक्ट है जिसको हम या वुड एक्सट्रैक्ट है जो हमारे वुड इंडस्ट्री में बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। इसको काफी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने इसमें इस्तेमाल करती हैं। क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल जो फार्मेसी होता है उसमें भी इसका काफी इस्तेमाल होता है। और इसका एक सबसे बड़ा गुण है पेनिट्रेशन, इट पेनिट्रेट्स इनटू द सेल। तो मुझे बहुत मजा आता है इसको क्लोरीन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ में भेजो, टोटल दोनों काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है और साथ में कहते हैं हीलिंग का काम करता है। और जितने भी सिक सेल हैं उसको निकाल देता है और ये लोग जो बाकी जो रिजुवेनेट होके सेल आते हैं उनको प्रमोट करते हैं लोग। इजंट दैट अमेजिंग? और इसको तो आप देखो, मैं तो अपने लिए पिछले 13 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं अपने लिए बना के रखती हूँ, यूं ही पी लेती हूँ बीच में बैठे बैठे। मेरे को लेकिन 1-1 घंटा पीने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कल मेरे को फालतू में रात में सर्दी होने की चाल चल रही थी और इसको 2-3 बार पिया, ठीक हो गया। Isn't that amazing? तो ये हुआ हाइड्रेशन। और ये इसको मैं ClO2 दैट मीन्स एक क्लोराइड 2 ऑक्सीजन के साथ में गैस होता है, उसको हम लोग पानी के अंदर डाल के पीते हैं, इसीलिए इसको हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन थेरेपी कहते हैं। ठीक है ना। सो हाँ, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। अब मैं तो हाँ, अभी इसमें मैंने इसको ऑलरेडी बता दी हूँ आपको कि कैसे कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का किचन होता है, उसके अंदर ये घुस के अपना काम पूरा करता है, एक एक टॉक्सिन को धो धो के। मुझे बहुत मजा आता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस जब आते हैं, कोई एंटीबायोटिक उनके ऊपर काम नहीं करता है, तो हमारा गुरु उसके ऊपर काम करता है। चाहे एक दिन में नहीं करेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंट है तो थोड़ा टाइम लगता है उसको, पर 1 महीने में तो उड़ा के ही रहता है। कोई भी इन्फेक्शन को मैंने देखा नहीं है कि वो 1 महीने से ज्यादा टिका इसके साथ। That's why I enjoy treating people from far away. You can become your own doctor by understanding this beautiful system in our cell, the self healing system. उसको क्या चाहिए? सही फूड चाहिए, सही हवा और पानी। करेक्ट? नेक्स्ट। और ऑक्सीजन। यस, हवा में ऑक्सीजन ठीक है ना। सो अब इससे कौन कौन सी बीमारियां
हम तो सब बीमारियों को पकड़ लेते हैं, चाहे एक्यूट इन्फेक्शन हो जो कि कहते रोगाणुओं से होता है, या फिर कहते मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है, या फिर लगातार विष के अणु के जमा होने की वजह से क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड क्लॉट्स, वैक्सीन इंजरीज, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जस्ट नेम इट। एक्चुअली इनमें से बहुत सारी चीजें अपने आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ही आ जाती है। क्रॉनिक डिसीज में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारी प्रतिकार रोधक कोशिकाएं स्वयं में ही पागल हो जाती है और अपने ही कोशिका को मारने लगती है, इसलिए उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इन सारे चीजों के लिए ये जो केमिकल एक्शन मैंने आपको बताया, एंटीऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड माइंड पावर से सफाया होता है, रिवर्स कर सकते हैं इस कंडीशन को। हो सकता है एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 1 साल से मैक्सिमम 24 मंथ्स का आपको पेशेंस रखना है और उसके बाद अपनी जिंदगी को बनाए रखना है। मेरे से लोग पूछते हैं इसको जिंदगी भर पी सकते हैं क्या? मैं बोली जिंदगी भर ऑक्सीजन तो लेना ही पड़ता है ना, ऑक्सीजन लेना है, साइड इफेक्ट तो है नहीं, बोनस इफेक्ट होता है भाई। मैं तो अगले सेशन में आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे बोनस इफेक्ट होते हैं जब आप अपने चक्रित तिकोने को ठीक करके चलते हैं। नेक्स्ट। हाँ जी, ये जो है ना मास्टर माइंड, उसकी कहानी मैं बताना चाहती हूँ आपको। माइंड द मास्टर, उसको वो आपका ओनर है, पूरे किसका ओनर है? 50 ट्रिलियन कोशिकाओं का। 50 के पीछे 18 शून्य लगा दो भाई। और ये 50 ट्रिलियन कोशिकाएं आपकी आपके सर्वेंट्स हैं। कैन यू इमेजिन ये मास्टर कितना धनवान है? 50 ट्रिलियन कोशिकाएं उसकी सेवा में लगी हुई है। हाँ, मैं कहती हूँ एक एक पेशेंट्स को, आप सोचो आप इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, भले हम भीड़ में इतने सारे हैं, पर भीड़ का हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति जीता हुआ है, विनर है, हर व्यक्ति उसमें स्पेशल है। हाँ, और हर व्यक्ति उसमें यूनिक है। यूनिक मतलब एक में है, उसके जैसा दूसरा है ही नहीं कोई। गिनी अकेली है, गिनी के जैसा दूसरा कोई नहीं है। कैसे पता चलेगा? आपके फिंगरप्रिंट यार, सिंपल फिंगरप्रिंट ले लो, आपके जैसा फिंगरप्रिंट कहीं नहीं मिलेगा। ये तीनों मैं विनर इसलिए बोलती हूँ, आप सोचोगे ऐसे कैसे विनर बता दिया मुझे? अरे भाई, यू आर द विनर। आई एम गोइंग टू गिव यू द साइंटिफिक फैक्ट। द डे जिस दिन आप अपने पिता के शरीर से दौड़ लगाई, मैराथन की रेस लगाकर माता के शरीर में पहुंचे, उस दिन आपके साथ में 150 से 300 मिलियन शुक्राणु दौड़ रहे थे एक ही अंडाणु के लिए, और जो अंडे में पहला पहुंचा वो आप थे और मैं थी, बाकी सब के सब मर गए। तो वी आर द विनर्स, पीरियड। दैट इज वाई, इसीलिए संसार में आने के बाद हमारा कोई स्पर्धा नहीं है किसी के साथ में, कोई कंपटीशन नहीं है। सिर्फ शैतानी दुनिया हमें कॉम्पीट करवाती है ताकि उनका दर्द बना रहे। कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, सिर्फ समन्वय है। इट इज लाइक नो, एकीकृत होके काम करना है। इट इज द इंटीग्रेशन एंड नो मोर कंपटीशन अमंग अस। जहां पर हमारे विचारों में कंपटीशन आते हैं वहां पर लड़ाई होगी ही, और लड़ाई और दवाई ये दोनों के, सॉरी बीमारियां, ये दोनों के दोनों शैतानी तंत्र का षड्यंत्र है ताकि उनका दर्द बना रहे। देखो ये चक्र हर जगह चलता रहता है। और ये मास्टर को देखो, मास्टर माइंड, 50 ट्रिलियन कोशिकाएं इसके पास में, और ये सेवक के रूप में दे दी गई हैं। और ऐसे सेवक हैं जो कि बिल्कुल फेथफुल होते, विश्वास योग्य, ईमानदार। वो हमेशा कहते हैं जी मालिक, जी हुजूर, आपने जो दिया उसी को मैं प्रोसेस करूंगा। दर्द हुआ तो बताना तो पड़ेगा ना। तो ये मालिक जो है अपने सेवक के साथ में 2 टाइप का रिश्ता रख सकता है। एक रिश्ता होता है स्लेव का, जिसको हम कहते हैं गुलाम। गुलामी के रिश्ते में क्या होता है? इस्तेमाल कर और फेंक। हाँ, तो हमारा जो जो ये मास्टरमाइंड है, यदि उसने अपनी कोशिकाओं को गुलामी के रिश्ते के रखा है तो उसका इस्तेमाल करके फेंकने वाली आदत अपने आप आ जाएगी। उसपे क्या होने वाला है? आपका गुलाम आपकी सेवा करते 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 करते, आप तो मालिक तो अपनी खुशी के लिए दे रहा है ना उसको। हाँ, खाना को पूरा पका के खाएगा 90%, क्यों? उसमें स्वाद ज्यादा है, हमको तो स्वाद चाहिए। और थोड़ा सा फ्रूट खाएंगे, हाँ, क्यों? क्योंकि चलता है, अभी कौन इतना सारा लेके आएगा, स्वाद के लिए भर चाहिए, है ना। थोड़ा सा फ्रूट आखिरी में खाने का, ये जो सिस्टम है ना, ये सारे गुलामी का सिस्टम है। और ये फिर भी हमारे जो गुलाम जो है, बेचारे सेवक गुलामी कर रहे हैं, वो जैसे तैसे मैनेज करके चल रहे हैं। पर
30 साल के बाद, किसी का 40 साल के बाद, किसी का 50 साल के बाद पे ये गुलाम बोलता है कि साहब दर्द हो रहा है, अब नहीं सहन हो रहा है। तो आसपास की दूसरी कोशिकाएं बोलती साहब अपना एक गुलाम दर्द, उसको बहुत दर्द हो रहा था। साहब बोलते चलो डॉक्टर के पास। हाँ, तो डॉक्टर साहब बोलते ओह आपके गुलाम को दर्द हो रहा है, चलो ये पेन किलर दे दो, ये एंटीबायोटिक दे दो, ये स्टेरॉइड दे दो, तो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा। और ज्यादा दिन नहीं लेना, एक हफ्ता तक, एक हफ्ते का डोज, 10 दिन का डोज या मैक्सिमम 15 दिन का डोज देंगे। उनको मालूम है क्योंकि उसमें गड़बड़ी होगी। ठीक है। अरे 15 दिन के बाद तो गुलाम थोड़ा ठीक हो जाता, बोलता अच्छा ठीक है। 1-2 महीना चला, 1 साल चला, उसके बाद फिर से गुलाम बीमार, फिर डॉक्टर ने वही दवाई, फिर गुलाम बीमार। ये चलते चलते एक दिन ऐसा आता है, डॉक्टर बोलता है भाई आपका ये गुलाम है ना, अब क्रॉनिक बीमार हो गया, ये हमेशा के लिए बीमार हो गया, इसको जिंदगी भर का दवा खाना पड़ेगा। हाँ तो मालिक बोलता अच्छा ठीक है साहब। उसके बाद फिर जब गुलाम बीमार पड़ता है तो हमारा डॉक्टर साहब बोलता है अब इसको इस्तेमाल कर दिया ना, फेंक दो, काट के फेंक दो, इसकी रीढ़ की हड्डी काट दो, इसका किडनी काट दो, इसका लिवर काट दो, इसका जो खराब हुआ काट दो, दूसरा लगा देंगे हम, डोनेशन ले लेंगे किसी से। हाँ, और उसके बाद जिंदगी भर उसको इम्यून सप्रेसेंट में रखेंगे। क्या बात है, इसको कहते हैं गुलामी का रिश्ता। और इस गुलामी के रिश्ते में सिर्फ इस्तेमाल कर फेंक और दर्द होता है, और ये दर्द शैतान का भोजन बनता है। देखो घूम फिर के वहीं आ गया। परंतु जिस दिन ये मालिक का अक्ल आती है उस दिन क्या करेगा, वो अपने कोशिकाओं से जो उसकी सेवा के कहेगा तू मेरा मित्र है। जैसे ही वो मित्र बन जाता है तो मोहब्बत आ जाती है, जहां मोहब्बत आती है वहां माफी होती है, और वो जाके उसकी सेवा करेगा, उसको रिस्टोर पुनर्जीवित करेगा। ये है असली हीलिंग। इसमें मोहब्बत बढ़ती है, इसमें रिडेम्पशन उद्धार होता है, और इसमें जो बलिदान इसीलिए जब एनर्जी हीलिंग करते हैं, चाहे वो क्रिस्टल से हो या रेकी हो या थीटा हो, उसमें क्रिएटर की या ईश्वर की लव एंड लाइट भेजते हैं, एब्सोल्युटली तभी वो एब्सोल्युटली। हील होता है। देखा ये सर्केडियन चक्र कहाँ कहाँ सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, हम लोग सनातनी हैं, हमें मोहब्बत, माफी, बलिदान को हम दान के रूप में लेते हैं, और उसी से उद्धार होता है, उसी से पुनरुत्थान होता है। मुझे बहुत मजा आता है इसमें, यीशु जीसस क्राइस्ट का एक कहते हैं एक घटना। एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें अपने दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे दोस्त हुए। और दोस्त अपने दोस्त के लिए प्राण भी देता है, इसलिए उन्होंने बलिदान दिया पूरे मानव जाति के लिए, और उससे उद्धार हुआ। और फिर देखो पुनरुत्थान भी हुआ उनका, उनका शरीर का अभी पड़ा नहीं है वहां पर, उनका पुनरुत्थान। तो ये जो है ना सिस्टम में है, और इस सिस्टम में उसको सही तरीके से ताल के साथ चलाया जाए तो स्वास्थ्य अपने आप बन ही जाता है, चंगाई होनी ही है। तो ये हुआ हमारे मास्टर माइंड का काम। और ये चारों को मिला के, ए एंटीऑक्सीडेशन, एच हाइड्रेशन, ओ ऑक्सीडेशन, एम माइंड पावर, ये चारों मिला के आपका केमिकल फंक्शन आप ठीक कर सकते हो, तो आपकी अधिकांश बीमारियां चली जाएंगी। इसके बाद भी यदि कोई बीमार पड़ता है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, अगला नेक्स्ट वन। ओके, या यहाँ इसको आप जाने दो, मैंने इसको बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये मैकेनिकल एक्शन, उसके बाद भी यदि मेरा पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है तो मैं उतना देर वेट नहीं करती, मैं तो पहले से असेसमेंट कर लेती हूँ कि मैकेनिकल एक्शन कैसा चल रहा है भाई। हाँ, इनके हाथ पैर लेकिन हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, मालूम है। ये जरूर बताना चाहूंगी जब मैं मैकेनिकल एक्शन की बात करती हूँ कि, या मैकेनिकल फंक्शन की बात करती हूँ, कि ईश्वर ने जब पूरी सृष्टि की रचना की तो इतना मस्त बना के रखा था कि ये तीनों फंक्शन बराबर चले, और उसके लिए उन्होंने हमें भूख दी, ना केवल दिमाग की भूख परंतु पेट की भूख दी। और इस भूख को मिटाने के लिए बोले तुम्हें ये जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। वो जिम्मेदारी क्या है, खाना है तो बोना सीखो। हमें खाना है तो बोना है, कहाँ पर बोना है भाई, जमीन में बोना है। उसमें क्या क्या लगेगा, हवा भी लगेगा, पानी भी लगेगा, उसमें बाकी सारे जीव भी लगेंगे, सबको बना के दे दिया और हमको कहा कि पूर्ण जिम्मेदारी ले, वही हमारी पूजा है।
पर हमारे षड्यंत्रकारी ने क्या बोला, पूजा का अर्थ हमारे अंदर से निकाल ही दिया। हमको तो बताया नहीं पूजा मतलब क्या है, हमको बता दिया कि लॉकडाउन करके घर बना दो और उसके अंदर बैठ के पूजा कर लो ईश्वर की। ईश्वर को अंदर बना दिया, अपने लॉकडाउन में रख दिया। हाँ, अब बोली यही ईश्वर है, उसकी पूजा करो। अरे पूजा का मतलब है पूर्ण जिम्मेदारी। किस चीज की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी है? इस पेट में यदि कुछ ढंग से जाना है तो खेत का जो है ना, मैं बोलती पेट से खेत तक का जो चक्र है वो सही होना है। तो उसके लिए ईश्वर ने हमें दिया भूमि गगन वायु अग्नि नीर। भूमि गगन वायु अग्नि नीर मतलब भगवान। तो भगवान को कोड वर्ड में ही रख दिया। बोले नहीं, भगवान मतलब ईश्वर होता है, पूजा मतलब आरती होती है। पूरा षड्यंत्रकारी का षड्यंत्र है, वो नहीं है। असली पूजा क्या है? पूर्ण जिम्मेदारी लेना भूमि गगन वायु अग्नि नीर की। और जब उस भूमि में जब हम लोग खेत में काम करते हैं तो क्या हो रहा है? हमारा मैकेनिकल एक्शन सही हो रहा है। हम झुक रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, फेंक रहे हैं, उठा रहे हैं, लगा रहे हैं। जो जिम में जाके करते हैं ना, जिम में जाते हैं तो वाह वाह, वो तो बहुत धनवान आदमी है, वाह वाह जिम में। ये शैतानी तंत्र का षड्यंत्र है कि आपको खेत से दूर कर दिया और तो जिम में घुसा दी। हाँ, हमारे पानी को क्या कर दिया? बांध दिया बांधों में। बोले हम तो सुविधा पूर्वक आपके घर में पहुंचा देंगे, शहर बना दिया। और शहरी लोगों को कहाँ पेट का चक्कर। उन लोग बोलते हैं हमारे लिए किसान तो बना के भेज देंगे। तो क्या हुआ? किसान किसान के पीछे पड़ गए। तुम फर्टिलाइजर डालो, कौन सा? फैक्ट्री में बना हुआ फर्टिलाइजर डालो। जबकि ऊपर वाले ने फैक्ट्री बना के भेजी थी, जितने भी जीव हैं जिसमें अतड़ियां हैं, उन सारी अतड़ियों से बाहर निकला हुआ माल आपकी जमीन का फर्टिलाइजर है। लेकिन हमने षड्यंत्रकारी ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, वो तो छी है। हमारे बाप दादा ने बोला था नहीं, टट्टी के ऊपर मट्टी डालना है, एक खेत उसी के लिए डेडिकेट करना है, फिर दूसरा खेत में जाना है, वो खाद बन जाएगा। नहीं, खेत से पेट का जो चक्र है उसमें जो शरीर का जो एक्सरसाइज है, मैकेनिकल एक्शन है, वो जुड़ा हुआ था। और मैकेनिकल एक्शन के साथ में वहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल फंक्शन भी पूरा होता था, होता है, कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फंक्शन क्या है? अर्थिंग। तभी तो पुराने जमाने में सब सुबह-सुबह खेत में जाते थे लोटा लेके। बिल्कुल। और उसको आज हमने स्टिग्मेटाइज कर दिया, कलंकित कर दिया आज हमने। बोले कि नहीं, ओपन डेफिकेशन नहीं करना। मैं बोलती अरे, वो डेफिकेट को ओपन मत रखो, उसके ऊपर मट्टी डाल दो। ओपन डेफिकेशन, डोंट कीप द डेफिकेट ओपन। आप ओपन में जाओ डेफिकेट करने के लिए, बट डोंट कीप द डेफिकेट ओपन। ये जो सिंपल लॉजिक है उससे हमको दूरी कर दिया षड्यंत्र ने। हमारा डिजाइन ही बदल दिया सब चीज के लिए। और हम लोग आज टॉयलेट के अंदर बैठेंगे नहीं तब तक होता ही नहीं प्रॉब्लम काम। ऐसा हो गया हमारा जिंदगी का। तो कितना सारा चक्र हमने खराब कर दिया। ऊपर वाले ने हमारे लिए भूमि गगन वायु अग्नि नीर बना के रखा ताकि हमारा भोजन वहां पर बन जाए तो केमिकल एक्शन ठीक हो जाएगा, हमारा शरीर में एक्टिविटी आ जाए तो मैकेनिकल एक्शन ठीक हो जाएगा। और जब हम जमीन में पैर रखकर चलते हैं, बहते पानी में पैर डालते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिकल फंक्शन ठीक हो जाएगा। क्या है इलेक्ट्रिकल फंक्शन? हम अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बैठे में हर पल प्रोटॉन हमारे शरीर में जा रहा है, तो जमीन से इलेक्ट्रॉन आके उसे न्यूट्रल करना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। तो हमारा सेल चार्ज बैठा हुआ है, जीरो वोल्टेज होता ही नहीं है इसमें। तो इसीलिए हम लोग बीमार पड़ते हैं। मालूम है ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनका सिर्फ जमीन में चलना शुरू कर दिया उन लोगों ने, घास में जाके चल रहे हैं और अपने आप उनका पैर का दर्द चला गया, घुटने का दर्द चला गया। ऐसे भी है। सबको मतलब सिंपल एक इलेक्ट्रिकल रिदम उसका ठीक कर दिया, ठीक हो गया। किसी किसी का तो सारे रिदम बिगड़ गए होते हैं, तो सबको ठीक करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इसको सर्केडियन रिदम कहती हूँ, है ना। यहाँ पर एक कहते हैं डॉक्टर बीआरसी के नाम से बनाया हुआ एक ग्रैड सिस्टम है। ये बहुत बीमार लोगों के लिए, जिसका रीनल फेलियर हो जाता है, कैंसर बहुत हो रहा है, या क्या बोलते हैं लिवर खराब हो गया, तो उनके लिए मैकेनिकल एक्शन को ठीक करने के लिए बनाया हुआ माल है। क्या करें, ये इंजीनियर लोग से बनाना पड़ता है। अ, ये कैसे चलता है? ये इसमें पानी भरना पड़ता है और उस पानी को, इसमें डिवाइसेस हैं जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड में डाल देता है। और पानी 40 डिग्री में होने के बाद आप उसके अंदर बैठते हो, तो इसमें अच्छा। आपका पानी का प्रेशर रहता है। और साथ में गर्मी की वजह से आपका, जिसका किडनी खराब होता है ना, उनकी किडनी के बदले में उनका जो चमड़ा है वो किडनी का काम करने लगता है। तो इसमें ओ। यूरिया, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये सारी चीजें जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाते हैं चमड़े से। ओ। ठीक है ना।
तो या 1 हफ्ते 2 हफ्ते में उनका क्रिएटिनिन वगैरह धीरे धीरे लो होते आता है, तो फिर मतलब लंबा समय अगर तक। घर में टब हो और उसमें गर्म पानी में मतलब बैठ जाएं तो फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, पर यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो 40 डिग्री में मेंटेन हो। इस कारण से हाँ। ये पर्टिकुलर जो टब आपको दिखाई दे रहा है उसमें ये है, सेंसर वगैरह है, जैसे अच्छा थोड़ा अच्छा। ठंडा होता है गर्म करता रहता है। हाँ हाँ हाँ। बाकी अदरवाइज दिस इज अ वेरी नाइस थिंग टू हैव हॉट वाटर बाथ, स्पेशली जब बुखार हो तो अच्छा गर्म पानी में घुटने तक बैठा दो। जबकि हाँ हमारे एलोपैथी में हम लोग को क्या सिखाया था, भाई नहीं नहीं और ठंडा पानी में बैठाओ, उल्टा सीधा। क्योंकि गरम गरम करने से क्या होता है कि पैथोजेंस का जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है और 1-2 घंटे में आपका बुखार उतर जाता है, ठीक है ना। पर इतना ही वो टेम्परेचर सही मेंटेन करोगे तो आपको सही रिजल्ट जल्दी मिलेगा। अदरवाइज साथ में हाइड्रेशन करना बहुत जरूरी होता है और ऑक्सीडेशन जरूरी होता है। तो ये हो गया कंप्लीट रिदम को ठीक करने वाली बात। ये तो हमने आपने आपने एक ग्राउंडिंग अपैरेटस भी मुझे दिया था, वो भी दिखा दीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगला स्लाइड देख लेते हैं जरा कौन सा हाँ है। ठीक है, श्योर श्योर। मेरे को लगा आपने अभी बात की इस बारे में तो बिल्कुल अच्छा हाँ हाँ, हाँ यही आ गया। ये है। हाँ, यहाँ पर है अर्थिंग, जो इलेक्ट्रिकल जो फंक्शन है वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं अपने जमीन में। अब हम इतनी देर तक जमीन में बैठ नहीं पाते हैं, तो हमारे इंजीनियर लोगों ने अक्ल लगा के थोड़ा हमारे लिए डिवाइस बना दिया जो कंफर्टेबल है। मेरे पास भी है, गिनी के पास में भी है। अब हम उस डिवाइस को देख सकते हैं, तो आप अपना स्क्रीन हटा सकते हैं तो लोग थोड़ा सा बड़ा इसमें देख लेंगे। हाँ, हाँ मैं बड़ा कर देती हूँ। तो ये जो है, वैसे तो ये, तो आप एक कॉपर का वायरिंग अपने पिल्लो केस में भी कर सकते हो और आपका चद्दर में भी हो सकता है, पर मुझे ये डिजाइन थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा कन्वीनियंट है। देखो अपने दिमाग को हमेशा कन्वीनियंस पसंद है ना। तो ये कॉपर का प्लेट है, ये आप अपने हाथ में वेलक्रो से लगा लो या पैर में। और इसको मैं अटैच करती हूँ, एक्चुअली आपके घर के अर्थिंग से अटैच हो सकती है, लेकिन हमारे वो कई अगर पेशेंट घर को तो में मिट्टी हो तो, अगर सीमेंट हो तो नहीं हो सकता ना? अर्थिंग, आपकी घर की अर्थिंग का जो कनेक्शन वो मिट्टी में करके रखते हैं इलेक्ट्रिशियन लोग। अच्छा। नहीं तो आपका डिवाइस, आपके घर का जो इक्विपमेंट है सब उड़ इलेक्ट्रिक जाएगा। अर्थिंग। हाँ हाँ। हाँ, इलेक्ट्रिकल उन लोग आपके घरों में होता ही है। तो अब हमारे इस पेशेंट लोग के लिए हमारे इंजीनियर साहब ने ऐसा वाला बना के दे दिया। इसके अंदर अर्थिंग का सॉइल है और इसके अंदर कॉपर प्लेट है और इससे ये कनेक्टेड है, देखो वायर से। और यहाँ पर देखो कनेक्शन, हम्म ये किससे कनेक्ट कर दिया, ये वाला इससे कनेक्ट कर दिया, हम्म। ठीक है ना। अब सही में काम करता है कि नहीं इसको देखना चाहते हैं तो आपको कहते हैं वोल्ट मीटर लगेगा। तो मैंने खरीद लिया वोल्ट मीटर, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ वोल्ट मीटर से ये कैसे आपका शरीर के वोल्टेज को जीरो करके दिखाता है, ठीक है ना। ये वोल्ट मीटर जो है एसी मिली वोल्ट का है ये, और ये आपको अमेजोन में मिल जाता है, मैंने भी वहीं से खरीदा है। एसी मिली वोल्ट कहने का करीब करीब 2100 रुपए का होता है। इससे सस्ता वाला है तो समझ लो कि नहीं, वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें एसी मिली वोल्ट नहीं रहता। मेरे से धोखा हो गया था इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इसमें 2 प्रोब्स हैं और एक प्रोब में मैं अर्थिंग को, ये जो ये अर्थिंग है ना उससे लगा वायर है। हुआ है, हाँ वायर को मैं इससे अटैच कर देती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम मेजरमेंट कर रहे हैं इसलिए एक में अर्थिंग लगेगी और दूसरे को मैं अपने हाथ से छूंगी। तो मुझे ऐसा पकड़ लेने दो ताकि आपको दिखाई दे। मैं इसको अभी ऑन है? मैं इसको ऑन करके रख दी थी, बैट अपने आप बंद हो गया था, ठीक है। हम्म अभी देखो इसमें ये रूम में जो चल रहा है वही होगा। अब मैं इसको अपने हाथ से जैसे छूंगी इससे प्रोब को, ये देखो इसका 167, वोल्टेज। 800, 1000। मैंने जैसे पैर को जमीन में रखा, मतलब अपने अपने रूम घर के सीमेंट के फ्लोर में, देखो हाँ बढ़ मेरा गया वोल्टेज 1200। 1 दशमलव है 1.21 अच्छा ऐसा है करके, 1.2, ओके। ठीक है ना। हाँ अब जैसे ही मैं ये वाला डिवाइस को छूंगी, हाँ ये डिवाइस को, तो देखो जीरो हो जाएगा। हाँ। ओ माय गॉड, सही में जीरो हो और गया। हाँ हाथ हटाई फिर से आ गया वो, हाँ। ये छुई ओके हाँ। जीरो। हम्म। तो ऐसा हमारे शरीर का वोल्टेज ना 0 वोल्ट पे रहना चाहिए 6 to 8 आवर्स, तो आपका हीलिंग एनहेंस हो जाएगा।
अच्छा, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, मेरे ख्याल से मैंने आपसे पूछा भी था जब मैंने ये पहले दिन लगाया, हाँ, 1-2 दिन तक, 3 दिन तक हाँ। मुझे बहुत गर्मी लगी, ऐसे लगा मेरे शरीर से आग निकल रही है, रात भर सो नहीं पाई मैं। बाप रे! सोचो पता नहीं आपके शरीर का वोल्टेज कितना होगा। फिर ताकि उसके बाद हमारे तो मैंने सीधा गार्डन में जाना शुरू कर दिया नंगे पाँव, क्योंकि वो बहुत दिन से मेरा बंद था। हाँ। गार्डन में जाके घास पे बैठ जाती हूँ, मैं लेट जाती हूँ, भले कुछ भी करूँ, बस बैठ जाती हूँ। दैट हेल्प्स। अच्छा, नहीं, आपके कहते हैं इसमें आपको, क्योंकि आपके वहाँ सब 5G वाई जी है, आपको एक बार हम्म। ऐसा लेके मेजर करके देख लेना चाहिए कि कितना आपके हम्म। शरीर का वोल्टेज है। हम्म। क्योंकि अक्सर जिनका मेंटल डिस्टरबेंस होता है, जिनको नींद नहीं आती है, एक्चुअली उन लोग यदि 5 से 6 घंटा इसको, 6 से 8 घंटा इसको लगाते हैं, तो उनका डिस्टरबेंस कम हो जाता है। हम्म। ऐसा ओके। हमने मेरे पेशेंट्स में देखा, वो चैन से सोते हैं उन लोग। पर बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं, मैं उनसे बोलती नहीं यदि ऐसा होता भी है ना, आपको बेचैन होते तब भी लगाओ, उसको जाने दो, ड्रेन होने दो पूरा, नहीं, तुम्हारे मैंने शरीर में बहुत। लगाया, बंद नहीं किया, पर वो मेरा ये जो एंकल पे मैं बांधती थी ना, तो हाँ। वो वाला मेरा टूट गया है एक। ओ। इसकी वजह से मेरा बंद हो गया, जब से मैं वापस आई हूँ मैंने लगाया नहीं है, बट मैं शाम को गार्डन में चली जाती हूँ, तो उसको अभी अच्छा, बैठ पर के थोड़ा फिक्स करना है, कर लूंगी। हाँ, 6 से 8 घंटे का नहीं होता ना गार्डन में। आप क्या करना, एक रुमाल हाँ, ले नहीं। लेना, उसको लगा के बांध देना ऊपर से। हाँ, मैंने कुछ ऐसा ही किया, जाने से पहले मैं वही करती थी, कुछ लेकर बांध अच्छा। देती थी उसे, अभी मैं उसको फेविक्विक वगैरह कुछ लगा के करूंगी, भूल गई थी, करती हूँ। अच्छा। ठीक है, आगे तो चलो। ये आप, हाँ बिल्कुल, ये आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपने ठीक कर दिया, तो बस हो हो गया। गया। ओ, ओके, हाँ। आप थैंक जल्दी यू। हो गए। हाँ, ओके। हैबिtat कंप्लीट, इनकम्प्लीट टास्क, ऑल राइट। तो ये तो हो गया पूरा। थैंक यू सो मच, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने इसका प्रेजेंटेशन बनाया। मेरे कल दिमाग में यही आ रहा था कि मैंने कहा अगर इसका प्रेजेंटेशन होता तो ज़्यादा अच्छा होता, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सो ठीक है, मैं अब ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, और रिकॉर्डिंग को मैं अपलोड कर दूंगी। इसका 1 मिनट, रिकॉर्डिंग बंद करने से पहले, कल वाले सेशन में एक बात मैंने बोली थी जो हम परसों बताना भूल गए थे, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट? कौन सा चीज था, जरा याद दिला दो। जिसने अमृत मंथन का विष पिया है और जिसने नहीं हाँ, पिया है, हाँ, वो उन चीज हम लोग दोनों का। कल, उसका हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। आज हम लोग सर्केडियन रिदम क्या होता है और ये कैसे चलता है, और हम्म। अब अगला जो रहेगा, हम लोग सर्केडियन रिदम से आप कैसे कैसे ट्रीटमेंट, कौन कौन सी बीमारियों का कैसे ट्रीटमेंट करोगे, ये बताएं। अच्छा, वो बाकी है तीन अभी, ओके। तीन तीन बताना था ना ठीक है, अपन को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ऑल राइट, सो आई विल, एक सेकेंड में गुड बाय कह दूँ। वी विल सी यू टुमारो अगेन। बाय। बाय। राइट। तो